फ्रांस पर बना हुआ पहला पार्ट, जिसमें हमने बताया कि देश बना कैसे, सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था और देश यूरोप की महाशक्ति कैसे बना। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो। इस वीडियो में देश महाशक्ति बनने के बाद आगे क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात की पूरी गारंटी देता हूँ, वीडियो थोड़ा भी बोर नहीं होगा। 18वीं सदी के आखिर तक देश दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक था, लेकिन बाहर से जितना ताकतवर दिख रहा था, अंदर से उतना ही कमजोर हो चुका था। महलों में राजा और रानी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि आम जनता रोटी के लिए तरस रही थी। कुछ ही सालों में गुस्सा इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति में बदलने वाला था। आसान शब्दों में कहा जाए तो फ्रेंच क्रांति को जन्म देने के लिए 4 कारण थे, जैसे कि आर्थिक संकट, जनता पर टैक्स, भूखमरी और कमजोर राजशाही। आर्थिक संकट मतलब एक समय ऐसा था जब अमेरिका पर ब्रिटेन की 13 कॉलोनियों का कब्जा था। जब इन कॉलोनियों में आजादी के नारे लगने लगे तब फ्रांस ने अमेरिकी विद्रोहियों का समर्थन किया था। उन्हें हथियार दिए, पैसे दिए, सैनिक भेजे और अपनी नौसेना भी भेजी। लगभग 7 वर्ष के युद्ध में पानी जैसा पैसा खर्च किया, सरकार कर्ज में डूब गई और खजाना लगभग पूरी तरह से खाली हुआ। जनता पर टैक्स लगाया। देश की जनता उस समय 3 वर्गों में बटी हुई थी, जैसे कि पहला वर्ग जिसमें चर्च के बड़े अधिकारी शामिल थे, दूसरा वर्ग जिसमें राजा, रईस लोग और कुलीन, तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी और आम लोग। देश की जनता को इस बंटवारे से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि जो टैक्स लगाया था उसमें पहले 2 वर्गों को छूट दी गई थी और टैक्स का पूरा बोझ तीसरे वर्ग पर था। यहाँ पर भेदभाव हो गया। साल 1788 में भूखमरी बढ़ गई, रोटी महंगी हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग भूखे रहने लगे। बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने के पीछे लोगों ने राजशाही को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि राजा 16वीं लुई एक कमजोर शासक माने जाते थे और रानी मैरी एंटोनेट की विलासिता की आलोचना भी की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय फ्रांस गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ था। आम लोग भूख, महंगाई और भारी करों से परेशान थे, जबकि रानी शाही महल में बहुत ऐशो आराम में रहती थी। वे महंगे कपड़े, पार्टियां, जुआ और शाही बाग बगीचों में बहुत पैसा खर्च करती थी। लोगों को लगता था कि रानी और शाही परिवार आम जनता की तकलीफ से पूरी तरह से बेखबर है और बचे हुए राज्य के पैसे को भी अय्याशी में उड़ा रहे थे। लोगों का कहना था कि रानी का फिजूल खर्च देश के कर्ज और आर्थिक संकट का एक बड़ा कारण था। उनके खिलाफ कई अपमानजनक बातें और अफवाहें फैलाई। सबसे प्रसिद्ध अफवाह, जब लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी तब रानी ने कहा, अगर रोटी नहीं तो केक खा लो। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते कि ये बात उन्होंने कभी नहीं कही थी। लेकिन उस समय अफवाह बहुत तेजी से फैली और लोगों में गुस्सा बढ़ाया और आखिरकार वह दिन आ गया जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। बेस्टिल फ्रांस में एक पुराना किला था, जिसे 18वीं सदी में राजकीय जेल के रूप में इस्तेमाल किया था और फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। साल 1370 के आसपास देश के 5वें राजा चार्ल्स ने पेरिस की रक्षा के लिए एक मजबूत किले का निर्माण किया, लेकिन राजशाही की वजह से 18वीं सदी में किले को शाही जेल बना दिया। यहाँ राजा के आदेश पर राजनीतिक कैदी, लेखक और विरोधियों को बिना मुकदमे के रखा जाता था। हालांकि किले में बहुत कम कैदी होते थे, लेकिन यह शाही तानाशाही का प्रतीक बन गया। 14 जुलाई 1789 का दिन, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत इसी दिन हुई थी जब लोगों की भीड़ ने बेस्टिल किले पर हमला कर दिया। उस समय किले के अंदर सिर्फ 7 कैदी थे, लेकिन लोगों ने उन्हें राजशाही के अत्याचार का प्रतीक मानकर छोड़ दिया। हमले के बाद किले को पूरी तरह से तोड़ दिया। आज 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल डे मनाया जाता है। इस घटना के बाद पूरे देश में विद्रोह बढ़ गया। किसानों ने सामंती दस्तावेज जलाए, कई जगह पर अमीर लोगों की हवेलियों पर हमले हुए। राष्ट्रीय सभा ने सामंती विशेष अधिकार खत्म करने का फैसला लिया। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन जारी हुई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों के सिद्धांत घोषित किए गए। साल 1792 में लोगों ने राजशाही को पूरी तरह से खत्म किया और राजा 16वीं लुई पर मुकदमा चला और उन्हें गिलोटिन से मृत्युदंड दिया। गिलोटिन एक पुरानी मशीन जिससे लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। राजा के मौत के बाद कुछ ही महीनों में रानी मैरी एंटोनेट को भी मृत्युदंड दिया। लोगों को लगा हमने राजशाही को जड़ से मिटा दिया, अब यहाँ से आगे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता जारी रही। नई सरकार बनती थी, फिर गिरती थी, भ्रष्टाचार बढ़ता गया, सेना का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन इसी माहौल में एक युवा और सफल जनरल तेजी से लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में उसने सत्ता अपने हाथ ले ली और फ्रांस के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ से आगे की कहानी सबसे खतरनाक है। देश में रेन ऑफ टेरर फ्रांसीसी क्रांति का सबसे हिंसक और कट्टरपंथी चरण था। लगभग 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 तक चला। फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना के बाद देश को बाहरी युद्ध, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। नेशनल कन्वेंशन ने कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांति के दुश्मनों को खत्म करना था। इस समय क्रांतिकारी सरकार ने अपने दुश्मन माने गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की और हजारों लोगों को गिलोटिन से मार दिया।
आसान शब्दों में कहा जाए तो रेन ऑफ टेरर का एक साल हिंसा और डर का शासन था। इसे मुख्य रूप से कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने चलाया। मकसद था क्रांति को बचाना, लेकिन ये खुद ही बहुत खतरनाक बन गया। जिन लोगों को सरकार क्रांति विरोधी समझती थी उन्हें गिरफ्तार किया था। कई लोगों को बिना मुकदमे की सजा दी गई। लगभग 17,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर फांसी दी गई और हजारों लोग जेल में ही मर गए। यह घटना फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा उदाहरण है जब सत्ता भय और हिंसा के सहारे चलने लगे तो क्रांति भी तानाशाही में बदल जाती है। क्रांति के बाद का फ्रांस मतलब साल 1795 आ चुका था। देश में नई सरकार बनी जिसे डायरेक्टरी कहा गया, लेकिन ये सरकार भ्रष्ट थी, कमजोर थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी और जनता का भरोसा खो चुकी थी। देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो व्यवस्था वापस ला सके। उस समय के इतिहास के मंच पर एक युवा सैन्य अधिकारी का प्रवेश हुआ जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन कौन था? उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। दिलचस्प बात है कि कॉर्सिका उसी साल फ्रांस के नियंत्रण में आया था। नेपोलियन का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसे फ्रांस के सैन्य विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। कहा जाता है कि नेपोलियन गणित, तोपखाने और युद्ध नीति में बहुत माहिर था। जब ब्रिटिश सेना ने फ्रांस के टूलोन नाम के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, तब नेपोलियन ने अपनी तोपों की रणनीति से ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 24 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय नायक बन गया। इस जीत के बाद उसने इटली और मिस्र मतलब इजिप्ट दो तरह के अभियान चलाए, लेकिन सरकार के पास पैसा ना होने की वजह से उस समय देश की सेना काफी कमजोर थी। सैनिकों के पास पर्याप्त खाना नहीं था, पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, हथियारों की कमी थी। नेपोलियन ने सैनिकों से कहा, मैं तुम्हें भूख से नहीं जीत से अमीर बनाऊंगा। इसके बाद उसने एक के बाद एक जीत हासिल की। दुश्मन देश की सेना बार बार हारने लगी। पूरा यूरोप हैरान हुआ। 1798 में उसने मिस्र पर हमला किया। उसका मेन उद्देश्य था ब्रिटेन के भारत से जुड़े व्यापारिक रास्ते कमजोर करना। हालांकि जमीन पर उसे कुछ सफलताएं मिली, लेकिन समुद्री रास्तों में ब्रिटिशों ने बैटल ऑफ द नाइल में फ्रांसीसी नौसेना को बुरी तरह से हरा दिया। यहीं से ब्रिटेन और नेपोलियन की दुश्मनी और गहरी बन गई। नेपोलियन ने 10 नवंबर 1799 को एक राजनीतिक तख्तापलट करके फ्रांस की पुरानी सरकार यानी डायरेक्टरी को हटा दिया और खुद शासक बन गया। इस घटना को 18 ब्रूमेर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी क्रांतिकारी कैलेंडर में उस दिन का नाम 18 ब्रूमेर था। खुद शासक बनने के बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको चौंका दिया। परंपरा के अनुसार नए सम्राट के सिर पर चर्च के धार्मिक नेता मतलब पोप ताज रखते थे, लेकिन नेपोलियन ने पोप के हाथ से ताज लिया और खुद अपने सिर पर रख लिया। यह संदेश था कि मेरी शक्ति किसी चर्च से नहीं बल्कि मेरी अपनी ताकत से आती है। कुछ महीने बाद उसने रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब यूरोप का अधिकांश हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव में था, लेकिन ब्रिटेन नहीं झुका क्योंकि ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौसेना थी। जब ब्रिटेन की सेना ने फ्रांसीसी नौसेना को हरा दिया था, उसके बाद नेपोलियन ने कभी ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं किया। उसने दूसरा रास्ता अपनाया, जैसे कि पूरे यूरोप को आदेश दिया, ब्रिटेन से व्यापार बंद करो। इसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा गया, लेकिन ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई। लेकिन एक गलती जो साधारण गलती नहीं थी, उसने जो किया वही उसके पतन का कारण बना। साल था 1812। उसका अगला टारगेट रूस को हराना। लगभग 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर नेपोलियन रूस पहुंचा, लेकिन रूसी सेना ने सीधे लड़ाई से बचते हुए पीछे हटना सही समझा। डर के मारे नहीं बल्कि दिमाग से। नेपोलियन सेना को लेकर आगे बढ़ता गया और रूसी वापस लौटते गए। जाते जाते खेत जला देते, गोदाम जला देते और भोजन नष्ट कर देते। कुछ दिनों बाद जब नेपोलियन मास्को पहुंचा तब पूरा शहर लगभग खाली था। उसके सैनिकों को खाना नहीं मिला, रहने के लिए जगह नहीं मिली और कुछ समय बाद रूस की भयंकर सर्दी आ गई। मास्को आने के बाद भी रूस ने नेपोलियन के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि रूसी सेना पीछे हटती गई। ना चाहते हुए भी नेपोलियन को अपनी विशाल सेना लेकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन वापस आते समय ठंड, भूख और बीमारी की वजह से ज्यादातर सैनिक मर गए। 6 लाख में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वापस लौट पाया और इसी घटना के बाद उसका पतन शुरू हुआ। साल 1814 में मित्र देशों की सेना पेरिस पहुंच गई। नेपोलियन को पद छोड़ना पड़ा। उसे इल्बा नाम के द्वीप पर निर्वासित कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लगभग 1 साल बाद 1815 में नेपोलियन इल्बा से भाग निकला। जैसे जैसे वह पेरिस की ओर बढ़ा, उसे रोकने भेजे गए सैनिक भी उसके साथ जुड़ गए और वह फिर से सत्ता में आ गया, लेकिन सिर्फ 100 दिनों के लिए। 18 जून 1815 का दिन वाटरलू नाम का इलाका, जहां पर ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ विलिंगटन और पार्शिया की सेना ने नेपोलियन को हरा दिया। कहा जाता है कि उसकी अंतिम हार थी। इसके बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया, बल्कि सेना ने उसे महासागर के एक दूरस्थ द्वीप सेंट हेलेना पर भेज दिया और 1821 में वहां पर उसकी मौत हुई। आसान शब्दों में कहा जाए तो नेपोलियन ने पूरा यूरोप जीत लिया, लेकिन वो ब्रिटेन को नहीं झुका सका। रूस की बर्फ ने उसकी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना को तोड़ दिया और वाटरलू ने उसके साम्राज्य का अंत कर दिया। फिर भी उसकी कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, यह उस सम्राट की कहानी है जिसने यूरोप की राजनीति, कानून और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए पलट दी।